अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज एंड एनालिसिस। आज मुझे वो सीन याद आ रहा है, वो 1954 का, जब गुलाम मोहम्मद ने मना कर दिया था कि भाई कोई अंदर असेंबली में नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे बात हो रही थी, अमेंडमेंट्स की। अब बात यह है कि आज भी वही चीज हो रही है कि कोई असेंबली में आने दे रहा है, नहीं आने दे रहा है। अब आपने देखा कि आज हाई कोर्ट का डिसीजन आया, नल एंड वॉइड कर दिया इलेक्शन को, लेकिन कहा कि आपने कल 4 बजे इलेक्शंस री इलेक्शन दोबारा कराने। अब पीटीआई कहती है भाई 11 मेंबर्स हमारे हैं, वो हज के लिए गए हुए हैं, इतनी जल्दी क्या है। खैर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दैट। लेकिन इसमें भी एक कंट्रोवर्सी हो गई है, उनके एक्शंस को नल एंड वॉइड किया जाए ना किया जाए। एक डिसेंटिंग जज भी है, 4-1 डिसीजन है। जो इंटरेस्टिंग न्यूज आती है वो चौधरी शुजात की तरफ से आती है। उन्होंने कहा है कि हमारा वोट जो है वो चौधरी परवेज इलाही के साथ है एज चीफ मिनिस्टर। नाउ दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम चौधरी शुजात, क्योंकि यहाँ बड़े वो रूमर्स आ गए थे जी के अलग हो गए, ये हो गया, फलाना हो गया। सो दैट हैज पुट अ लिटिल फुल स्टॉप ऑन इट। शाह महमूद कुरैशी ने भी यही कहा कि जी मुझे चीफ मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया गया, कोई कंस्पिरेसी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी। एएनपी ये भी आपके सामने क्या कह रही है, कंसिडर कर रही है। सब आए थे, वो कहते हैं जी हम महंगाई पे, लेकिन ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही, सो वो भी कंसिडर करें, बाहर जाएं ना जाएं। लेकिन ये सारे जो सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, सलीम बुखारी, इफ्तिखार अहमद एंड ऑफ कोर्स जावेद इकबाल सब मौजूद है हमारे साथ। तो बुखारी साहब, इस पे जरा रोशनी डालिए कि ये जो एक नया एक जजमेंट भी आ गई, लेकिन साथ साथ इसके अंदर भी एक आप कह लो कि थोड़ी सी चपकलिश भी आ गई है बीच में। जी बहुत शुक्रिया आपका पीजे। लंदन का मौसम आप एंजॉय कर रहे हैं, सवाल हमसे वहाँ से बैठ के कर रहे हैं। मज़ा तो था, आप यहाँ हमारे साथ होते तो ज़्यादा मज़ा आता। बहरहाल आपने जो कुछ फरमाया है उसमें थोड़ी सी एक गुंजाइश है तज़ीक की, वो हम करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो तासुर पीटीआई की तरफ से देने की कोशिश की गई कि जो हमजा शहबाज का जो इलेक्शन था एज़ वज़ीर आला, वो कलअदम करार दे दिया उन्होंने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। करेक्ट पोजीशन ये है कि उन्होंने रन ऑफ वोट के लिए कहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविज़न है कि अगर कोई इबाहम बाकी रह जाए तो एक दफ़ा फिर जो है हाउस के अंदर जितने लोग मौजूद हों उनमें से जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी होगी वो लीडर ऑफ द हाउस बन जाएगा, वही यानी वज़ीर आला बन जाएगा। एक बारे में कोई इबाहम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वजाहत के साथ उन्होंने कह दिया। और जितनी भी कनोटेशंस इसके अलावा थी, शुरू में जिस तरह पीटीआई ने जश्न मनाया इसका उसके वकला ने, फिर उसके बाद उन्हें जब होश आई कि ये हो क्या गया उनके साथ, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने तो सिरे से कह दिया कि जी फैसला ही गलत है। अब असल सूरत हाल है क्या? एक तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट के फैसले में ये सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने कोई लंबा गैप नहीं दिया है कि फर्दर जो है वो इस बहरान में कुछ ऐड ना हो। कल 4 बजे इजलास पहले से बुलाया गया हुआ है। कल 4 बजे इजलास गवर्नर साहब का तलब करदा जो है वो होगा। उसमें रन ऑफ इलेक्शन, मेरी इस इस्तिलाह के बारे में गौर से सुन लें, रन ऑफ इलेक्शन इज़ रिकन्फर्मेशन ऑफ द अर्लियर इलेक्शन। देयरफॉर ये एज्यूम करना कि जब तक कल वो वोट मुकम्मल नहीं हो जाएगा वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं, ये भी मिसनोमर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट वो ये है कि 2 तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो कोर्ट ने और दिए हैं। एक तो ये कहा है कि अगर इसमें किसी किस्म की गड़बड़ हुई तो जो भी करेगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है वो मुजरम करार पाएगा और उसको सज़ा दी जाएगी। इससे मुराद ये है कि कोर्ट नहीं चाहती कि ऐसा वो सब कुछ हो जो पिछली दफ़ा इलेक्शन के ऊपर हुआ था। और एक बात और जो उन्होंने वजाहत से कह दी वो ये कि अगले ही रोज़ यानी परसों सुबह 11 बजे गवर्नर साहब नए मुंतखब वज़ीर आला से या री मुंतखब वज़ीर आला से ओथ लेंगे। तो एक तो ये मैंने थोड़ी सी बिला वजह तकरीर कर दी है, लेकिन इट वाज ओनली टू पुट द राइट पर्सपेक्टिव फॉर आवर व्यूअर्स। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं जो फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। देखें, गुजारिश ये है कि एक इलेक्शन हुआ जो कोर्ट के ऑर्डर के तहत हुआ था। हम रिकॉल करें अगर तो आपको सूरत हाल का अंदाज़ा होगा। और फिर दोबारा जो पटिशन्स लेके पीटीआई वहाँ गई तो अब ये लार्जर बेंच था, 5 जजेस थे इसके अंदर, उन्होंने इसको रिव्यू किया है। मेरे ख्याल से कोर्ट की तरफ से एक कोशिश है कि इसको एमिकेबली सॉल्व किया जाए, लेकिन नंबर गेम जो है वो इतनी मिसलीडिंग और इतनी कंफ्यूजिंग है कि समझ नहीं आ रही है। दर हकीकत जो उस दिन हुआ था वो तो सबके सामने है।
जो 20 मुनहरफ लोग हैं अगर उनको आप निकाल दें तो फिर 158 लोग रह जाते हैं पीटीआई के पास। इसमें 10 जमा कर लें, 7 जमा कर लें आप उनके काफ लीग के, 10 है शायद, 10 है। तो ये जो 158 जो है ये 168 बन जाते हैं, जबकि नून लीग के पास जो वोटों की तादाद है वो 177 है। तो 9 वोटों का फ़र्क है। और अगर वो 5 नोटिफाई हो जाते हैं जो मखसूस नशिस्तों पर थे, जिसका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला भी दिया था, तो अब भी इनके पास 4 वोट कम हैं पीटीआई के पास। ये तो है ग्राउंड सिचुएशन। अब इसमें क्या रेडिकल तब्दीली आती है, लास्ट मिनट में कौन किसकी तरफ झुकाव हो जाता है, ये तो अंदाज़ा लगाना और इसको स्पेकुलेट करना ज़रा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा गैप चूँकि नहीं है, वी कैन कीप आवर फिंगर्स क्रॉस टिल टुमारो 4 o'clock। बिल्कुल। तो इफ्तिखार साहब ये बताइए फिर ये कोई उम्मीद है कि शायद कोई फर्स्ट गियर लग जाए या फोर्थ गियर लग जाए, या न्यूट्रली होगा सब काम? ये बात यह है कि जो कुछ पिछले 6-7 महीने से पाकिस्तान में हो रहा है उसकी मिसाल माजी के 70 साल में नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है। अब क्या हम चाहते हैं अदालतों से? अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अदालतों का जो एक एहतराम है वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा उस सतह तक जिस सतह तक फ़ौज के एहतराम को इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर दिया है। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल होगी अगर पाकिस्तान के 2 बड़े इदारों को इस हद तक मातूब ठहराया जाए कि लोगों का एतमाद ही उठ जाए, तो फिर रियासत चलेगी नहीं। क्योंकि रियासत के चलने की बुनियादी, जहाँ भी हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा होता है तो हम कोर्ट्स में जाते हैं। हमें अदालतों के फ़ैसलों से इख्तिलाफ हो सकता है, हम उन पर तबसरा कर सकते हैं, लेकिन अदालतों को मजबूर नहीं कर सकते वो फ़ैसले ऐसे करें जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो। और ना ही हम अफवाज के अंदरूनी मामलात में लफ्ज़ न्यूट्रल का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो उन पे दबाव की वजह बन जाए। तो इस दबाव को ख़त्म होना चाहिए। हम महंगाई का सामना कर रहे हैं, IMF की शराइत का सामना कर रहे हैं, लोगों पर बहुत दबाव है माली और ज़हनी। दाल 500 रुपये किलो हो गई है, पेट्रोल की कीमत जो है पता भी लगता नहीं कि कब बढ़नी है, तो पंपों में पेट्रोल नहीं मिल रहा। जो सरमायादार हैं वो कहते हैं हम टैक्स देने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये टैक्स हम देंगे नहीं, और फिर ये धमकी देते हैं कि अगर हम ये टैक्स देंगे तो हम उसी शाम को ये रिकवर भी कर लेंगे लोगों से। तो रियासत ऐसे अंदाज में ना चलाओ प्लीज़, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ। तो इफ्तिखार साहब, जब आप कहते हैं ना इस तरह चलाओ, तो फिर कौन आदमी है, कौन शख्स है? जिस तरह ये बुखारी साहब ने पिछले एक प्रोग्राम में एक रेफरेंस दिया था, एक आदमी उसने 60 करोड़ दे दिया पीपल वेलफेयर के लिए। क्या हमारे पास लोग नहीं बैठे हैं यहाँ? नहीं, देखें, वो जो लोग जिनसे आपको तवक्को और उम्मीद है वो तो साफ कह रहे हैं, अभी जावेद आपको तफसील बताएगा, बल्कि आप ही बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि वो कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे, अगर हम देंगे तो टैक्स अगले दिन आवाम से ले लेंगे। मतलब ये कोई रवैया तो नहीं है ना। मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, पाकिस्तान की वजह से हूँ। आज मेरे पास जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, जो गाड़ी है, जो पैसा है, जो दौलत है, मुझे इस मुल्क से ही मिला है। और अगर ये मुल्क तवक्को करता है कि मैं कंट्रीब्यूट करूँ तो मुझे करना चाहिए। को मैं एहसान नहीं कर रहा, और सारी उम्र के लिए नहीं होगा। ये थोड़ा सा बुरा वक्त है, अगर हम इसमें से गुजर गए तो मुझे उम्मीद है कि हम एक ज़्यादा ताकतवर कौम के तौर पे उभरेंगे और हमारी इक़्तिसादी सूरत बहुत बेहतर होगी। लेकिन हमें करना पड़ेगा, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। मेरी तनख्वाह के बारे में भी उन्होंने, मैं पढ़ रहा हूँ कि उस पर टैक्स बढ़ा दिया है, तो क्या मैं शोर मचाना शुरू कर दूँ? ऐसा नहीं है। जो क़यादतें लोगों को यानी बहस में उलझा रही हैं वो बाद में पछताएंगी।
और पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं कर रही वो। बिल्कुल जावेद साहब, ये अब आप बताइए, मेरे अंदर कंफ्यूजन है। ये जो 24 घंटे का दे दिया जी कि आपने कल 4 बजे कराना है, इतनी जल्दी क्यों? कई दफा तो आप बैठे रहते हैं 63 के ऊपर, आपने देख लिया क्या हुआ, इतना लंबा वो जल्दी कर देते तो मेरे समझ आज प्रॉब्लम ही ना होती कोई। तो ये मुझे बताएं क्या इज दिस द राइट टाइमिंग और द रॉन्ग टाइमिंग? पीछे बात पता क्या है, इफ्तिखार साहब ने आज जो गुफ्तगू की है बहुत मुतासर कुन, और मैं समझता हूँ कि इंतहाई उन्होंने वो जो बातें पाकिस्तान को आज जो मसाइल का सामना है और जो पाकिस्तान पिछले 6-8 महीने नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा कई सालों से जिस खलफशार सियासी खलफशार का शिकार है, ये उसी का एक तसलसल है कि अदालतों को, हमने अपने अदारों को अपनी सियासत में इतना अंदर लेकर आ गए हैं कि अब अवाम के लिए परेशान कुन सिचुएशन ये बन जाती है कि अगर एक पार्टी उस पर डुगडुगी बजा रही है कि ये फैसला हमारे हक में आ गया, अगर दूसरे को ये पसंद नहीं है तो वो समझता है कि ये अदारा मिल गया है और ये फैसला तैयार करके उनके खिलाफ दिया गया है। यही सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि किसी भी मुआशरे को अगर आपने ख़त्म करना हो, मैं ये एक लफ्ज़ कह रहा हूँ कि ख़त्म करना हो, तो फिर आप उसकी 2 चीज़ें तबाह कर देते हैं। एक उसकी मईशत को तबाही की तरफ ले जाते हैं और दूसरा अदारों पे एतमाद। देखो पाकिस्तान के 2 अदारे थे जो इफ्तिखार साहब ने बात की, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ ये सारा प्रोपेगेंडा जिस तरह चल रहा है, अभी मैं वेस्ट से आया हूँ, जो गुफ्तगू मैं उधर सुन रहा हूँ अपने अदारों के ख़िलाफ़, मैं मतलब सोच नहीं सकता कि पाकिस्तानी होने के नाते जो अदारे इस सल्तनत को इकट्ठा रखने के लिए काम करते हैं, आज हम उन्हें ही अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा डायलेमा है। आज अगर फैसला आया ठीक है या गलत, अगर उसने पाबंद कर दिया है, देखो ना, अदालत को तो नहीं पता कि आपके 7 बंदे हज पे गए हैं या 12 बंदे छुट्टी मनाने गए हैं। अदालत ने तो वो अबहाम दूर किया है जो उसने पिछले 3 महीने से पंजाब की हुकूमत में देखा था। अब बात यह है कि अगर आपके 12 बंदे नहीं हैं तो आपको अदालत के फैसले का पहली बात है एहतराम करना है। या तो आपने जब रिट पिटीशन फाइल की थी उस वक्त आप ये चीज भी दाखिल कर देते, अदालत की पेश कर देते कि हमारे 12 बंदे इधर नहीं हैं। सो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को, हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए और जो इस वक्त आपके मईशत के हालात हैं और जो आपके रीजन के हालात हैं, आप जिनको आपने अफगानिस्तान में बिठाया था, आज आप उनकी स्टेटमेंट्स देखें ना, आप ये देखें कि वेस्ट आपके बारे में क्या सोच रहा है। एक सेकंड, यही अमेरिका, ठहर जाएं, आज अमेरिका क्या सोच रहा है। हमें अपने आप को देखो, लास्ट इस पे हम आके करते हैं बात, जरा थोड़ा सा सब्र दे दें, ये दुनिया की सारी बातें करेंगे हम। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, लेकिन हमने बात देख करनी है कि अगर आप पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं करेंगे तो छोड़े आर्मी छोड़े, आप ये अपने जुडिशरी छोड़े, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन द कंट्री। अब इसके अंदर जो तराड़े पड़ रही हैं, वो ANP क्या, फलाने क्या कह रहे हैं, ये सारी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA। ये जो पाकिस्तान में हमने एक नया, पहले तो अगर आप हिस्ट्री ले लें तो 2 लफ्ज थे, करप्शन होगी और फिर महंगाई होगी, ये भी हो गया, गरीब का कार्ड भी हो गया, अब एक नया कार्ड है न्यूट्रल। द क्वेश्चन इज, अगर आप इसको इन अ पॉजिटिव लें नोट के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि आर्मी हैज टू बी न्यूट्रल एंड इट शुड बी न्यूट्रल एंड इट्स अ गुड थिंग। लेकिन इसको अगर कॉन्डेसेंडिंग तरीके से अगर आप कहेंगे तो आई थिंक हम अपने इदारे को खुद ही गंदा करेंगे, जिस तरह हमारे पैनलिस्ट ने सारों ने बात की है। अब बात आती है कि आगे ये जो डिसेंटिंग नोट है बुखारी साहब, इस डिसेंटिंग नोट डू यू थिंक कि इस पे भी कोई स्पर्शंस आएंगे या कोई परसेप्शंस बनेंगी, या हमें जो मर्जी हो, रॉन्ग और राइट वी एक्सेप्ट? जी आप कर लें बात, आप करें। देखिए गुजारिश ये है कि जो भी फैसले लार्जर बेंचेस के आते हैं उसमें यकीनी तौर पे कोई ना कोई जज जो है वो डिसेंटिंग नोट लिखता है, और इसमें भी, इस फैसले में भी डिसेंटिंग नोट मौजूद है।
लेकिन वो ओवरऑल पूरे फैसले को अंडू नहीं कर रहा। वो उनकी एक ऑब्जर्वेशन है जो उन्होंने दे दी है। असल बात यह है कि इस फैसले को हमें एक आला अदलिया के फैसले की तरह से रिस्पेक्ट देनी है, ऑनर करना है या नहीं करना है। अगर हमने एटीट्यूड यही रखना है कि जो भी अदालत हमारे खिलाफ फैसला करेगी हमने अगली अदालत का दरवाज़ा खटखटाना है, और जब तक अदालत हमारी मर्ज़ी का फैसला नहीं देगी हम तो किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये रवैया जो है ना, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। पूरी की पूरी पीटीआई लीडरशिप जो है इसी का शिकार है। ये शुरू होता है इमरान खान साहब से। उन्होंने चूँकि वो कप्तान रहे हैं पाकिस्तान की टीम के, वर्ल्ड कप जीतने के दावेदार हैं, तो और फिर वो मारूफ हैं इस बात पर कि उन्होंने न्यूट्रल एम्पायर जो है वो यानी इंट्रोड्यूस कराए थे इन द गेम ऑफ क्रिकेट। बहुत बड़ा दावा करते हैं वो कि मैं इसका यानी बानी हूँ। लेकिन ख़ुद जो है वो न्यूट्रल एम्पायर की बात सुनने के बजाय अब पहले उनको न्यूट्रल कह के एम्बेरस करने की कोशिश की, फिर उनको न्यूट्रल कह के उकसाने की कोशिश की, फिर उनको न्यूट्रल कह के साथ मिलाने की कोशिश की, अब उनको न्यूट्रल करके कह रहे हैं कि आपके न्यूट्रल रहने से पाकिस्तान को नुकसान होगा। ये जो रवैया है ये बड़ा अजीबोगरीब है। यानी फैसले के आने के चंद मिनट के बाद रियलाइज़ हो गया उनको, और उन्होंने कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट से जाके रिलीफ लेंगे। इफ़ दिस गेम कंटिन्यूज़, तो उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट से फैसला इनको अपनी मर्ज़ी का मिल जाता है, फिर दूसरी पार्टी कहेगी हम इंटर कोर्ट अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर एक नया। मतलब ये है कि इस पॉलिटिकल एम्पास का, इस पॉलिटिकल क्राइसिस का सलूशन हम नहीं ढूंढ रहे हैं। इसको ड्रैग करने के लिए एक दूसरे को एम्बैरस करते रहने और अवामुन नास को एक ज़हनी तनाव का शिकार रखने की साजिश हम कर रहे हैं। इज़ दैट गुड? इज़ दैट इन इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान? मोस्ट सर्टनली नॉट। मेरा ख्याल ये है कि हमें ये आदत डालनी होगी कि अदालतों के फैसलों को रिस्पेक्ट किया जाए इन लेटर एंड स्पिरिट। अब आप देखें, जैसा आपने भी कहा और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि भाई अगर 11 बंदे जा रहे थे हज के ऊपर तो फिर पटिशन करने से पहले सोच लेना चाहिए था कि ज़रा हज हो जाए ख़त्म, तो उसके बाद तो किसी मुद्दई की या किसी डिफेंडर की मजबूरियां देख के फैसले नहीं करती हैं। उन्होंने जो मेरिट्स उनके सामने हैं उसके ऊपर फैसला सुनाना होता है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर तो हम ये चाहते हैं कि ये सियासी क्राइसिस जो है ये ऊँट किसी करवट बैठ जाए, तो हमें कल के इलेक्शन का इंतज़ार कर लेना चाहिए, वरना ये जो बैटल इन द कोर्ट्स है ये तो जारी है और जारी रहेगी। बिल्कुल। अच्छा खास साहब, ये बैटल की तो बात कर रहे हैं, वो तो आपको पता है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में प्रोलॉग में कहा 54 में जस्टिस मुनीर और गुलाम मोहम्मद ने क्या किया। द क्वेश्चन हियर इज कि हम उसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, वन वे और द अदर। अब आपने एक ग्रैंड अलायंस बनाई। कल मेरे साथ एक खातून थी, लीडिंग लेडी है जीडीए की, वो कल कह रही है जी कि मैं निकल आऊंगी बाहर, हम रोडों पर निकल आएंगे। फिर उसके बाद एएनपी से आज होती साहब की बात आई। हम कहीं ठहर नहीं सकते, सब्र नहीं दिखा सकते मुल्क के लिए? तो ये जो खातून आपको मिली और वो कहती है वो सड़कों पर निकल आएगी, उसका हक है वो सड़कों पर निकल के आए, और जो मुकदमात उसके ऊपर मुबैना तौर पे हैं उनको भी, उनके बारे में भी आपको बताया कि उन मुकदमात की नोयत क्या है। अब इमरान साहब एक ऐसी बात कह रहे हैं जिसका मैं उनसे आज सबूत मांगूंगा इस प्रोग्राम के ज़रिए। वो कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत धांधली कर रही है। इमरान साहब, आप उस धांधली को साबित करें। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आईजी, चीफ सेक्रेटरी की मुदाखलत की बातें आप कर रहे हैं, आप साबित करें कहाँ, कैसे और क्यों कर हो रहा है। आपने कहा कि हमारे उम्मीदवारों को नामालूम नंबर से फ़ोन करके टिकट न लेने के लिए कहा जा रहा है। मोहतरम, आपके उम्मीदवारों को टिकट दिए जा चुके हैं, आपके उम्मीदवार मैदान में हैं, वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जितना भी मुमकिन तौर पे उनके पास वसाइल हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जनाब इमरान साहब, आपने पिछले रोज़ आके लाहौर की 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अपने उम्मीदवारों के हक़ में खुलेआम बात की है, कोई रुकावट नहीं थी, किसी ने किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली। तो ये जो आप एक गलत बयानी का मंत्रा कई सालों से लेके चल रहे हैं, खुदा के लिए ऐसा न करें। आप अपने आप को नेशनल लीडर कहते हैं, साबित करें कि नेशनल लीडर ऐसी बातें नहीं करता जिसको सबूत ना हो। मसलन आप ये कहते हैं कि आपने साइफ़र को 3 बार पढ़ा और तीनों बार पढ़ने के बावजूद आपको साइफ़र समझ नहीं आया। तो सर, अगर आपको समझ नहीं आया तो इसमें अवाम का क्या कसूर है? इसमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट का क्या कसूर है? इसमें पाकिस्तान के अदारों का क्या कसूर है? वो भी मुझे बता दें। बस एक चीज़ में मुझे दी जाती है
और मैं नहीं समझ पाता तो मैं उसका इल्ज़ाम जावेद पे दे दूँ, बुखारी साहब पे दे दूँ और आप पे दे दूँ कि आपकी वजह से मैं नहीं समझ पाया। ये गलत तरीक़ाकार है। फिर उन्होंने एक बात और की है कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, मौजूद है, कौन कौन अमेरिकन एम्बेसी जा रहा था। पीजे मीर, बिल्कुल सही कह रहे हैं पीजे, आप भी एम्बेसियों में जाते हो, आप भी एम्बेसियों को विज़िट करते हो, आप भी एम्बेसियों के साथ खाना खाते हो, आप भी उनके डिनर्स में, उनके प्रोग्रामों में जाते हो या नहीं जाते हो? बिल्कुल जाते हैं। तो क्या उनके प्रोग्रामों में जाना जुर्म है? क्या रियासत पाकिस्तान ने पाबंदी लगा रखी है? मैंने इस किस्म की बातें करके लोगों को किस किस्म के ज़हनी खुलजान में आप डालना चाहते हैं? आप पॉलिटिक्स करें, आपके पास मौका है पॉलिटिक्स करने का। देखिए आपकी सूरत हाल क्या है, कौमी असम्बली में आप जाने को तैयार नहीं, पंजाब के तमाम लोकल जो इलेक्शन हैं ज़िमनी, आप उनमें इंतखाबात ले रहे हैं, आप तकरीर कर रहे हैं, मजमू के साथ खिताब कर रहे हैं, आप बार रूमों में जाके खिताब कर रहे हैं, आप जो सोशल मीडिया, आप टोटली आपके पास बहुत मजबूत है। क्या चाहिए और पॉलिटिक्स करने के लिए? मतलब आप ये चाहते हैं कि कोई न्यूट्रल आके आपको लाके बिठा दे। आपकी बहुत तरबियत उन्होंने की और उन्होंने तस्लीम भी किया। 2011 से लेकर 2022 तक 11 साल उन्होंने आप पर सरमायाकारी की है। बात ये छुपी नहीं रही। ये बात अभी पिछले दिनों एक साबिक DGI ने अपने एक फंक्शन में कही है। तो अब क्या करें? वो आप नहीं डिलीवर कर पाए, किसी का कोई कसूर नहीं है, आप सोचें कि क्यों नहीं डिलीवर कर पाए। और अभी आपने पीजे शाह महमूद के बारे में कहा। शाह महमूद ने कल परसों तकरीर में कहा है, वो वीडियो मैंने खुद सुनी है, जिसने इल्ज़ाम उसने लगाया है कि उसको हरवाया गया ताकि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ना बन सके। बिल्कुल सही, यू राइट, यू एब्सोल्युटली राइट। क्यों जावेद, ये एक इफ्तिखार साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि भाई अगर कोई इल्जाम है तो उसको सबूत करें। मुझे आप ये बताएं, वो डस्के का निकला था कोई सबूत? यस। बदकिस्मती क्या है, एक सेकंड मैं बताता हूँ। बदकिस्मती क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल लीडर है, इट्स नॉट ओनली इमरान खान, ये सिर्फ कानून इमरान खान के लिए नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ, ये ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते हैं। पाकिस्तान की सियासत है ही इसी चीज़ का नाम। इसलिए मैं ये समझता हूँ इमरान खान का गिला नाजायज़ है, क्योंकि इमरान खान ने माजी में भी इल्ज़ाम लगाए थे, मियां नवाज शरीफ भी यही बयान देते थे, पीपल्स पार्टी वाले भी यही बयान देते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी। ये हमारा वतीरा है, क्योंकि हमने एक कसम खाई हुई है कि हमने इस पाकिस्तान की कौम के साथ सच नहीं बोलना। ये हमने तमाम पॉलिटिकल, आपके प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कसम खाई, बिलावल भुट्टो जरदारी ने नहीं कसम खाई, ये सब ने यही कसम खाई हुई है। इसलिए तो इन बातों में हमें नहीं जाना चाहिए। हमें पाकिस्तान की सियासत को पाक करना। बदकिस्मत क्या है कि हम तो खुद पॉलिटिकल ये जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार हो चुके हैं। पहले दिन जब डिप्टी स्पीकर ने नेशनल असेंबली ने फैसला दिया था तो सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे ना। तो बदकिस्मती ये सिर्फ सबकी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की है। उनकी फेवर में आ जाए तो ठीक है, गलत हो जाए तो ठीक नहीं है। खुदा का वास्ता है, अब बस कर जाएं, इस तरह की सियासत को खत्म कर दें, दफन कर दें। पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो गया है। इफ्तिखार साहब ने ठीक बात की है, ये कौम अब खलफशार का शिकार हो रही है, नफसियाती बनती जा रही है, महंगाई का तूफान है। आप उन मसाइल को हल करने की बजाय हमें कभी अदालतों में घसीट रहे हैं, कभी नए इलेक्शनों में घसीट रहे हैं, कभी आपकी मर्जी का फैसला नहीं आता तो आप इल्जाम तराशियां शुरू कर देते हैं। बस कर दो, एक टेबल पर बैठ जाओ। पीजे लास्ट एक बात, आप एक टेबल पर बैठ जाओ, बस कर जाओ, इस मुल्क का और इस कौम का भी सोचना शुरू कर दो। छोड़ दो कौन हुकूमत में आता है, कौन हुकूमत से बाहर जाता है। अगर इलेक्शन की जरूरत है तो बैठ के बात करो, इलेक्शन करवाने तो इलेक्शन करवाओ। IMF की डील आपसे हो नहीं पा रही और आप अवाम पे प्रेशर डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें इक्तदार में आने की पड़ी है या इक्तदार को मेंटेन किया। इस कौम को तो निकालो, ये कौम कहां खड़ी है? आपसे एक बहुत अहम सवाल है जावेद, और वो सवाल ये है कि इस वक्त हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपसे शुरू करेंगे। थोड़ा सा हमें आप चांस दीजिए, हमारे साथ रहिए आप। Welcome back to DNA.
डिबेट भी हो रही है, न्यूज भी है और एनालिसिस अभी ये जो जावेद ने किया था ब्रेक से पहले। बुखारी साहब, आपने कुछ वजाहत करनी है इस मैंने एक वजाहत ये करनी थी कि ये जो साइफर के हवाले से गुफ्तगू है, और इसकी ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि इतनी बहस इसके ऊपर हो चुकी, लेकिन चूंकि आज इमरान खान साहब ने फिर एक तकरीब में ये मामला छेड़ दिया है, तो इसकी सही सूरत हाल जो है आवाम तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं इंतहाई जिम्मेदारी से फ्रॉम द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज ये बात करने जा रहा हूँ कि सबसे पहले ये साइफर जनाब इमरान खान साहब को दिखाया था आर्मी चीफ ने, और आर्मी चीफ ने कहा कि इसे आप देखें। उसे पढ़ने के बाद इमरान खान साहब ने कहा ये तो रूटीन का मामला है, इस तरह के साइफर्स तो आते रहते हैं। मैं कोट अनकोट में बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि ये आर्मी चीफ साहब के पास कैसे पहुँचा। पहले तो ये जब भी कभी सफ़ीर वहाँ से साइफर भेजते हैं, वो एक प्राइम मिनिस्टर को कॉपी जाती है, एक फॉरेन ऑफिस में आती है, एक आर्मी चीफ को जाती है, और आर्मी चीफ ने उसके ऊपर जो दोनों एस एजेंसीज हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI, उन दोनों के ज़रिए उसकी तहकीकात करवाई, उन एजेंसियों के ज़रिए जिसको दुनिया की बेहतरीन एजेंसी माना जाता है, और उनके बारे में उनको बताया कि उनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। ये मैंने वजाहत ज़रूरी इसलिए समझी है कि इमरान खान साहब इस मसले को छोड़ने पर आमादा नहीं है, और अवाम जो है इस इल्यूजन का शिकार है कि असल सूरत हाल क्या है। तो रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये साइफर प्राइम मिनिस्टर को जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दिखाया था, क्योंकि इससे पहले वो तमाम तहकीकात करा चुके थे। और यही वजह है कि दोनों सिक्योरिटी काउंसिल की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये डिनाई कर दिया गया था कि कोई किसी किस्म की साजिश नहीं हुई है। जस्ट एक ये एक्सप्लेनेशन मुझे देनी थी जी। ओके, इफ्तिखार साहब, ये तो बातें, ये तो बड़ा अच्छा किया कि बुखारी साहब ने क्लियर कर दिया है, लेकिन जो एक और चीज आती है, अब जो हम सारे बैठ के बात कर रहे थे कि एक बबल बन रहा था, वो इवेंचुअली फट गया इनटू नो कॉन्फिडेंस। अब ये जो असद साहब है, मियां असद, उनके मौलाना साहब के बेटे, वो कहते हैं भाई रबी को अगर तुम इसको ये जो इसको ठीक नहीं करोगे तो फिर हम भी अलहदगी पे जा रहे हैं। अब ये बिल्कुल सही है। देखो पीजे, ये जो आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया ना कि गवर्नमेंट सुबह जा रही है, ये जो आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया ना, कुछ लोगों ने कि सुबह गवर्नमेंट जा रही है, MQM के मुतालबात पे जा रही है, मौलाना फजल रहमान के सूद के हवाले से जा रही है, वो बाप वाला जो बंदा है उसकी तकरीर के बाद जा रही है। जाती तो जाए, हमने कोई ठेका तो नहीं ले रखा ना इस मौजूदा हुकूमत को बचाने का। अगर पार्लियामेंट में इनकी अक्सरियत ख़त्म होती है तो ख़त्म हो, मुझे क्या लेना देना। मुझे तो ये लेना देना कि भाई कि मेरे साथ जो ज्यादती हो रही है उस पर कोई भी नहीं बोल रहा। और सबसे बड़ी वजह अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी थी कि वो बात करता, वो निकल ही नहीं रहा साइफर से, वो निकल ही नहीं रहा न्यूट्रल से, वो अदारों की तौहीन करने से बाजी नहीं आ रहा, वो लोगों को उकसा रहा है, वो लोगों को मजबूर कर रहा है कि सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइज फोर्स थी उसको डिमोरलाइज करें, उसको डिमोरलाइज का लफ्ज मुनासिब रहेगा, पता नहीं, आई डोंट नो। MKM छोड़ दे, एक मिनट, MKM छोड़ दे, JUI वाले सूद के मामले में छोड़ दें, बाप वाले छोड़ दें, गवर्नमेंट अपना गिर जाएगी तो नई गवर्नमेंट कौन बनाएगा। तो इससे मतलब है कि और क्राइसिस डीपन होगा। ये याद रखना, ये क्राइसिस जितना डीप होगा उतने ही इदारे मजबूरी के तहत फंसते जाएंगे। जावेद, देखिए पीजे, इस वक्त इस्लामाबाद की सिचुएशन ये है कि हुकूमत में इस वक्त मीटिंग चल रही है, और मीटिंग ये चल रही है, कल आखिरी दिन है इस हुकूमत का कि इन्होंने IMF के साथ डील साइन करनी है या नहीं करनी। ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। क्यों? 3 चीज़ें अभी तक IMF की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई। IMF की डिमांड है कि आप बिजली का टैरिफ बढ़ाएं, जबकि हुकूमत रिलक्टेंट है बढ़ाने से, गैस का बढ़ाने से रिलक्टेंट है। IMF की डिमांड उधर ही खड़ी है। पेट्रोल की प्राइस जिसमें लेवी और GST शामिल है वो बढ़ाने हैं। अगर हुकूमत आज की तारीख या कल तक ये काम नहीं करती तो IMF से आपकी डील साइन होने के चांसेस ख़त्म होते जा रहे हैं। कल लास्ट डे है, बिकॉज उस डेलीगेशन ने ये बात कह दी है, आगे अमेरिका में छुट्टी है 2 या 3 तारीख की, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट दिन है और हुकूमत काफ़ी परेशान है। और यही वो वजूहत हैं कि जिसका MQM ने भी इजहार किया कि हम आपके साथ मिलकर भी हमने नुकसान उठाया।
तो ये बात हुकूमत के मसाइल सारे ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये सब ब्लैकमेल कर रहे हैं। मतलब इसी को कंटिन्यू रखते हैं। इसका मतलब ये पार्टियां ब्लैकमेल कर रही हैं। अगर हुकूमत नहीं साइन करना चाहती उस दबाव के तहत तो बहुत अच्छा करती है। मैं तो कहता हूँ हुकूमत को IMF को साइन नहीं करनी चाहिए, डिसॉल्व कर देनी चाहिए असेंबली एंड दे शुड गो फॉर वोट। क्या हो जाएगा? ओके, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ये जो आपने पॉइंट किया, जस्ट कैरी दिस ऑन इन द नेक्स्ट सेगमेंट। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू DNA। बुखारी साहब, हम बड़ी डिबेट करते हैं इधर उधर ये वो। मेरा ख्याल है ये जो हमारे पास 3-4 मिनट है, मुझे आप एक सोल्यूशन दें कि जिसके ऊपर हम सारे मिलके बैठ के ये जो हमारे मसले मसाइल हैं इसको ठीक करें। ये मुझे प्लीज बताएं। देखिए, आप बात कर रहे हैं ग्रैंड नेशनल रिकन्सिलिएशन की, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो एक पेज पे बैठ के गुफ्तगू करें। वो ना हमारे यहाँ अब रिवाज रहा है, और ना जिस तरह की नफ़रतें इस वक्त दिलों के अंदर मौजूद हैं उसमें ये इम्कान मुमकिन है। लिहाजा हम सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह इनके दिलों में इस कौम के लिए रहम डाल दे। इसका खाना ख़राब जो इन्होंने किया हुआ है इससे ये बाज रहें। यही दुआ कबूल हो जाए तो काफ़ी है। इनमें ये ना कैपेसिटी है, ना ख्वाहिश है, ना तौफीक है इनको कि ये कौमी सतह के ऊपर बैठ के एक सोच के हामिल हो के पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ कर दें। क्यों जी इफ्तिखार साहब, आप क्या कहेंगे? तो मैंने जो ये कहा है कि IMF का जो ये मायदा है, अगर वो इसलिए अगर इनको फेंकना है रद्दी की टोकरी में कि ये रजिस्ट कर रहे हैं कि हमने तेल की कीमत नहीं बढ़ानी, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ानी, तो बिल्कुल सही करेंगे। क्या नतीजा होगा? एक क्राइसिस और गहरा हो जाएगा ना। लेकिन शायद इस क्राइसिस में हम बच के बाहर निकलें, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास सिर्फ एक हल है इस मसाइल का, वो है मुकामी हुकूमतों का क़याम। लाखों लोग इलेक्ट होके आएंगे, उनको ओनरशिप मिलेगी इस मुल्क के अंदर, और वो जो फैसले करेंगे वो ज़्यादा दूरस नतीजे लेके आएंगे। ये जो 1100 लोग और अफवाज पाकिस्तान के कुछ लोग और कुछ 17-18 जजेस के ऊपर सारा जो हमने छोड़ दिया है, ये वसी हो जाएगा। जो कंसल्टेशन है ये वसी हो जाएगी। वसी कंसल्टेशन में मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल भी निकल आएगा। जो बुखारी साहब कह रहे हैं ग्रैंड अलायंस, ही इज टॉकिंग अबाउट अमंग दीज पीपल, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात होते हैं तो लाखों लोग इलेक्ट होके आएंगे, लाखों लोग, ओनरशिप उनके पास जाएगी। क्यों जी जावेद पीजे मैं इस चीज़ को कहूँगा कि ग्रैंड अलायंस होना चाहिए, ख्वाहिश से आगे बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में अब तक जो लोग इक़्तिदार में आते हैं, जिस तरीके से आते हैं, मैं ये समझता हूँ अब उन पर भी फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ बन जाता है इस कौम का और इस पाकिस्तान का कि वो अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, देखें ये सारे हैं तो पाकिस्तानी ना, एट द एंड ऑफ द डे इनको टेबल पे लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कुछ सीरियस एफर्ट चाहिए और इस कौम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अदारे मुतनाज़ा हो चुके हैं, पॉलिटिकली खलफशार बढ़ चुका है, ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। और बेहतर हाल यही है कि ये बैठें और नए इंतखाबात करें, और उन इंतखाबात पे सबको यकीन करना चाहिए कि वो ठीक इलेक्शन होंगे, जिसकी हुकूमत बनती है बने, वो 5 साल 10 साल का मॉडल बनाए पाकिस्तान के इकोनॉमी का, तो आप निकल आएंगे। IMF की डील है, आप आखिरी बात, IMF की डील है, बात यह है कि मुझे भी पता है महंगाई होनी है, तो आपको इस चीज से निकल के आगे की तरफ चलें। थोड़ी सी ब्रेक मार दें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल आपको यहीं से मैं कंटिन्यू कराऊंगा। लेकिन ये एक चीज बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, जब हम IMF की बड़ी डिबेट्स करते हैं, IMF आपके ऊपर क्यों प्रेशर डालता है? उस इसलिए प्रेशर डालता है क्योंकि वो अपने पैसे वापस मांगता है। क्यों? जो भी कंपनी रिसीवरशिप में जाती है, रिसीवर्स जो होते हैं वो कीमतें अपनी वापस लेने की पूरी कोशिश करते हैं। यही IMF कर रहा है। तो अगर हम कल कहें कि IMF को जाओ भाड़ में जाओ, तो ना आपको दुनिया ने ट्रस्ट करना है, ना आपके अपने बंदों ने आपको ट्रस्ट करना है। ये आप सही कह रहे हैं इफ्तिखार साहब, हमें उम्मीद कर रहे हैं, हमें पता होगा कि हमारे पास जितना रेवेन्यू हमने उसी में खर्च करना है, तो हम पैरों पे तो खड़े हो जाएंगे। इंशाल्लाह कल दोबारा 8 बजे दोबारा मुलाकात होगी। Until then, look after yourself and look after the interests of Pakistan. खुदा हाफिज।